फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लास्ट लेक्चर में हमने ला फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन यानी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम देखा था। यह नियम लेनार्ड और मिल्टन के द्वारा दिया गया था और इस नियम में टोटल 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट उन्होंने यह कहा था, इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकलेगा जब गिरने वाले प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लॉ नंबर 2 में कहा गया कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या तीव्रता पर निर्भर करेगा। तीसरे पॉइंट में यह बताया गया कि इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव दोनों तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा। चौथे पॉइंट में बताया गया कि आवृत्ति पर निर्भर करेगा। और पांचवा पॉइंट यह था कि लाइट के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में कोई टाइम लैग, कोई समय पश्चता या समयांतराल नहीं होगा। आज का हम लोग का पहला टॉपिक होगा जो बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप हेडिंग बनाएंगे हिंदी में, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम प्रिंसिपल। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करिए, या अथवा करके आप हेडिंग बना लीजिएगा, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, या आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण, या क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। और इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा बोर्ड के लिए। चल अब इसको समझा जाए। देखिए जो क्वांटम सिद्धांत है, क्वांटम सिद्धांत प्लांक के द्वारा दिया गया था और इसी क्वांटम सिद्धांत से प्लांक ने लाइट के कुछ प्रॉपर्टी की व्याख्या किया था। क्वांटम प्रिंसिपल प्लांक के द्वारा दिया गया था और इसी क्वांटम प्रिंसिपल का आइंस्टीन ने स्टडी किया और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का आइंस्टीन ने स्टडी करके प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण दिया। या हमने कहा कि क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। पहले आप ध्यान से समझेंगे, क्वांटम प्रिंसिपल प्लांक के द्वारा दिया गया था और इस क्वांटम सिद्धांत का अध्ययन आइंस्टीन ने किया और उन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किया और एक समीकरण दिया जो आपको पहले से मालूम है, और उसी समीकरण का नाम आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण। तो हम लोग यह कहेंगे सबसे पहले कि 1905 में आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का अध्ययन किया
और उसी के आधार पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण दिया। और इस समीकरण को बताने के लिए कुछ पॉइंट होगा, जैसे आपने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में कुछ पॉइंट लिखा था, वैसे यहाँ पर भी हम लोग 9 पॉइंट को लिखेंगे और उन पॉइंट के आधार पे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन निकालेंगे और उससे न्यूमेरिकल भी आपके लगेंगे। तो आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत से कुछ कंक्लूजन निकाला और उसी कंक्लूजन के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव का व्याख्या किया। तो चले लिखा जाए 1905 में आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर 1905 में आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किया। 1905 में आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव का व्याख्या किया। इस सिद्धांत के अनुसार अब टोटल हम लोग 9 पॉइंट लिखेंगे। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का व्याख्या किया और टोटल हम लोग 9 पॉइंट इस सिद्धांत को समझने के लिए लिखेंगे। चले समझा जाए भाई, इसको आप दोबारा सुन लीजिए। क्वांटम सिद्धांत प्लांक के द्वारा दिया गया और इसी क्वांटम सिद्धांत का आइंस्टीन ने अध्ययन किया और एक समीकरण दिया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किया और एक समीकरण दिया, उस समीकरण का नाम प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण। क्या आइंस्टीन ने बताया? आइंस्टीन ने पहला पॉइंट यह कहा कि यह जो लाइट है, मान लीजिए लाइट है, ऐसे इमेजिन करिए यह लाइट है, तो उन्होंने यह बताया कि जो लाइट होता है वह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलता है और इन्हीं ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल को फोटॉन कहा जाता है। तो सबसे पहले फोटॉन के बारे में बताया कि फोटॉन क्या होता है। तो सपोज कर लीजिए लाइट है, तो उन्होंने यह कहा कि जो प्रकाश होता है वह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलता है और इन्हीं पैकेट या बंडल को फोटॉन कहते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग यह कहेंगे, यह जो लाइट है, लाइट ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलता है और इन्हीं पैकेट या बंडल का नाम फोटॉन होता है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि लाइट फोटॉन से मिलकर बना होता है या लाइट फोटॉन के रूप में चलता है। जो लाइट होता है वह फोटॉन से बना होता है या कहिए लाइट फोटॉन के रूप में चलता है। जब लाइट चलता है तो लाइट ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलेगा और इन्हीं पैकेट या बंडल को फोटॉन कहेंगे। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे प्रकाश, आप हेडिंग बना लीजिएगा पहले पॉइंट में फोटॉन और इसमें लिखिए फोटॉन क्या होता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में चलता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें फोटॉन कहते हैं। पहला पॉइंट आप लिखिए, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें फोटॉन कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने फोटॉन के बारे में बताया, यह लाइट है,
तो लाइट ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलता है और इन्हीं पैकेट या बंडल को फोटान कहते हैं। तो फोटान क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलता है और उन्हीं पैकेटों को फोटान कहते हैं। दूसरा पॉइंट में हम लोग फोटान के ऊर्जा के बारे में बताएंगे। तो फोटान का ऊर्जा h न्यू होता है, जहां h प्लांक कांस्टेंट होगा 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और न्यू फोटान या प्रकाश की आवृत्ति होगा। तो दूसरे पॉइंट में हम लोग फोटान का ऊर्जा बताया जाएगा। फोटान का ऊर्जा h न्यू होता है, जहां h प्लांक कांस्टेंट होगा और प्लांक कांस्टेंट का मान सबको याद होगा 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और न्यू प्रकाश की आवृत्ति होगा। तो दूसरा पॉइंट आप लिखिए, फोटान की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, फोटान की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है। फोटान की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है। तो दूसरे पॉइंट में, पहले पॉइंट में हमने जाना कि फोटान क्या होता है। तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है और इन पैकेटों या बंडलों का नाम फोटान होता है। पहले पॉइंट में हमने यह जाना कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलेगा, इन पैकेट या बंडल का नाम फोटान होगा। दूसरा पॉइंट हमने यह जाना कि फोटान का ऊर्जा कितना होता है। तो फोटान का ऊर्जा h न्यू होता है। अब तीसरे पॉइंट में हम लोग फोटान का संवेग जानेंगे। तो फोटान का संवेग होता E/c या h न्यू बटे c या h/λ होता है। तो दूसरे पॉइंट में हम लोग यह कहेंगे कि फोटान का संवेग E/c h न्यू बटे c या h/λ होता है। कैसे यह कैलकुलेट हुआ, इसको मैं आपको बता दूं कि कैसे फोटान का संवेग कैलकुलेट हुआ। इसको जरा समझ लिया अच्छा है। फोटान का संवेग कैसे कैलकुलेट हुआ। E बराबर mc² होता है और mc² को हम लोग लिख सकते हैं mc/c लिख सकते हैं। E बराबर mc² और mc² को हम लोग लिख सकते हैं mc/c। m द्रव्यमान, c वेग और द्रव्यमान गुणा वेग होता संवेग। तो E बराबर p/c हो गया। E बराबर mc² को लिखा mc/c। m द्रव्यमान, c वेग और द्रव्यमान गुणा वेग संवेग होता है। तो E बराबर pc या p बराबर E/c। तो फोटान का संवेग होता E/c और E बराबर h न्यू होता, तो h न्यू/c और न्यू बराबर होता है आवृत्ति बराबर वेग बटे तरंग दर। न्यू बराबर होता c/λ, आवृत्ति बराबर वेग बटे तरंग दर। तो यहां से हो गया फोटान का संवेग E/c h न्यू/c या h/λ। न्यूमेरिकल में हम लोग इसको यूज किया जाएगा सारे पॉइंट को। तो पहले पॉइंट में फोटान के बारे में जाना, दूसरे पॉइंट में जाना फोटान का ऊर्जा h न्यू होता है। तीसरे पॉइंट में फोटान का संवेग बता रहा हूं कि फोटान का संवेग E/c या h न्यू/c या h/λ होता है। कैसे कैलकुलेट हुआ। तो E बराबर mc², mc² को हमने लिखा mc/c। तो E बराबर m/c माने द्रव्यमान गुणा वेग संवेग होता है। E बराबर pc या p बराबर E/c
और E बराबर एच न्यू होता तो एच न्यू बटे सी, और न्यू आवृत्ति न्यू बराबर सी बटे लेमडा होता, सी से सी कैंसिल तो एच बटे लेमडा होता है। तो तीसरा पॉइंट आप लिखिए, फोटान का संवेग E बटे सी, इसको आप छाप लीजिए, होता है। फोटान का संवेग P बराबर E बटे सी, एच न्यू बटे सी बराबर एच बटे लेमडा होता है। और अपने जानकारी के लिए आप यह कैलकुलेशन भी छाप लेंगे। फोटान का संवेग या होता, उसके बाद यह कैलकुलेशन अपने जानकारी के लिए आप लिख लेंगे। तो हमने 3 पॉइंट जान लिया। पहले पॉइंट में हमने फोटान के बारे में जाना कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलता है, जिन्हें फोटान कहेंगे। दूसरे पॉइंट में हमने फोटान के ऊर्जा के बारे में जाना कि फोटान का ऊर्जा एच न्यू होता है। तीसरे पॉइंट में हमने फोटान के संवेग के बारे में जाना कि फोटान का संवेग E बटे सी या एच न्यू बटे सी या एच बटे लेमडा होता है। अब आप चौथा पॉइंट सुनिए कि फोटान का जो विराम द्रव्यमान होता है, यह इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आया था क्वेश्चन। फोटान का जो विराम द्रव्यमान होता है, रेस्ट मास होता है, वह 0 होता है। अगर फोटान गति न कर रहा हो, रुका हो, तो उस टाइम फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होगा? 0 होगा। तो चौथे पॉइंट में हम लोग यह कहेंगे कि फोटान का विराम द्रव्यमान को m0 कहते हैं, वह 0 होगा। और पांचवें पॉइंट में हम लोग यह कहा जाएगा कि फोटान का गतिक द्रव्यमान, यानी जब फोटान गति में होगा तो फोटान का गतिक द्रव्यमान E बटे सी स्क्वायर होगा। E बराबर mc स्क्वायर होता है, तो m बराबर E बटे सी स्क्वायर। अगर फोटान विराम में है तो फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होगा, और अगर फोटान गति कर रहा है तो फोटान का गतिक द्रव्यमान E बटे सी स्क्वायर होगा। आपको मैं 9 पॉइंट बताऊंगा और 9 पॉइंट को आपको याद करना होगा, उनको आपको समझना होगा। तो 3 पॉइंट हमने जान लिया। चौथा पॉइंट सुनिए, अगर फोटान विराम में है तो फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है, और अगर यही फोटान गति करेगा तो फोटान का गतिक द्रव्यमान E बटे सी स्क्वायर होता है। E बराबर mc स्क्वायर, तो m बराबर E बटे सी स्क्वायर। तो इन 2 पॉइंटों को भी लिख लिया जाए। चौथा पॉइंट आप लिखिए, फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है, और उसके नीचे इसको आप लिख के घेर लीजिएगा। फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है, और नीचे लिख कर घेर लीजिए। पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे, फोटान का गतिक द्रव्यमान E बटे सी स्क्वायर होता है। फोटान का गतिक द्रव्यमान E बटे सी स्क्वायर होता है, और नीचे आप यह लिख के घेर लीजिए। अगला पॉइंट आप जानिए कि जो फोटान होता है वह विद्युत उदासीन होता है, माने फोटान के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। फोटान यानी लाइट के ऊपर, प्रकाश के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, या विद्युत उदासीन होता है। और विद्युत उदासीन होने के कारण न इसके ऊपर वैद्युत बल काम करेगा, न ही चुंबकीय बल काम करेगा, तो यह वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होगा। मान लीजिए यह वैद्युत क्षेत्र है, तो जब आप इसमें से लाइट को गुजारेंगे, फोटान को गुजारेंगे,
तो यह सीधे निकल जाएगा, ना यह धन प्लेट की ओर मुड़ेगा ना यह ऋण प्लेट की ओर मुड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। तो छठा पॉइंट हम लोग यह कहेंगे कि फोटान विद्युत उदासीन होता है और इस कारण से यह वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है, न यह वैद्युत बल इसके ऊपर कार्य करेगा न इसके ऊपर चुंबकीय बल कार्य करेगा। तो वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में यह विक्षेपित नहीं होगा। तो अगला पॉइंट आप लिखिए, फोटान विद्युत उदासीन होते हैं फोटान विद्युत उदासीन होते हैं फोटान विद्युत उदासीन होते हैं अतः यह वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते। फोटान विद्युत उदासीन होते हैं अतः यह वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते। फोटान विद्युत उदासीन होते हैं अतः यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते। अब आप सातवां पॉइंट समझिए। एक चैप्टर आया था वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन, वहां मैंने आपको संघट्ट के बारे में बताया था कि संघट्ट दो टाइप का होता है। एक होता प्रत्यास्थ संघट्ट इलास्टिक कोलिजन और एक अप्रत्यास्थ संघट्ट होता इन इलास्टिक कोलिजन। संघट्ट माने टक्कर, और आपने पढ़ा होगा वहां मैंने आपको बताया था कि संघट्ट दो प्रकार का होता है। एक इलास्टिक कोलिजन प्रत्यास्थ संघट्ट होता है और दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है। तो जो फोटान होता है वह किसी भी पार्टिकल से प्रत्यास्थ संघट्ट करता है तो इसका ऊर्जा और संवेग दोनों नियत होता है, क्योंकि प्रत्यास्थ संघट्ट में न ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है न ही संवेग में। हर संघट्ट में संवेग संरक्षित होता है, लेकिन अगर प्रत्यास्थ संघट्ट होता है तो वहां पर संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा या कहिए ऊर्जा भी नियत होता है। तो अगला पॉइंट हम लोग यह कहेंगे कि फोटान किसी भी कण के साथ प्रत्यास्थ संघट्ट करता है तो इसका ऊर्जा और संवेग दोनों नियत होता है। संघट्ट माने टक्कर होता है, और टक्कर दो टाइप का होता है। एक में केवल संवेग संरक्षित होगा, उसका नाम इनइलास्टिक कोलिजन। एक में संवेग गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होगा, उसका नाम इलास्टिक कोलिजन। तो फोटान इलास्टिक कोलिजन करता है और इलास्टिक कोलिजन के कारण इसका गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों नियत होता है। तो अगला पॉइंट आप लिखिए, फोटान किसी भी कण से प्रत्यास्थ संघट्ट करता है। फोटान किसी भी कण से प्रत्यास्थ संघट्ट करता है अतः इसकी ऊर्जा और संवेग नियत होता है। फोटान किसी भी कण से प्रत्यास्थ संघट्ट करता है अतः इसकी ऊर्जा और संवेग नियत होता है। प्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा और संवेग दोनों नियत होता है और अप्रत्यास्थ में केवल संवेग नियत होता है। तो फोटान किसी भी कण से प्रत्यास्थ संघट्ट करता है तो इसकी ऊर्जा और संवेग दोनों नियत होता है। अगला पॉइंट आप समझिए, यह जो फोटान है जब यह किसी कण से टकराता है तो फोटान की संख्या में परिवर्तन हो सकता है
हो सकता कि कण किसी फोटान का अवशोषण कर ले तो फोटान की संख्या कम हो सकती है, और हो सकता पार्टिकल किसी फोटान का उत्सर्जन कर दे तो फोटान की संख्या बढ़ सकती है। तो संघट्ट में फोटान का ऊर्जा और संवेग नियत होता है, लेकिन फोटान की संख्या नियत नहीं होता है। संघट्ट के बाद हो सकता है फोटान की संख्या बढ़ गया हो या फोटान की संख्या घट गया हो। संघट्ट में फोटान का ऊर्जा और संवेग नियत होगा, लेकिन फोटान की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पे अगर नया फोटान बन गया होगा तो फोटान की संख्या बढ़ गया होगा, और अगर फोटान का अवशोषण हो गया होगा तो फोटान की संख्या घट गया होगा। तो अगले पॉइंट में हम लोग यह कहेंगे कि भले ही फोटान का ऊर्जा और संवेग नियत होगा, लेकिन फोटान की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। अगर अवशोषण हुआ होगा तो फोटान की संख्या घट गया होगा, और अगर यह पार्टिकल फोटान उत्पन्न कर दिया होगा तो फोटान की संख्या बढ़ गया होगा। तो इसको आप लिखेंगे संघट्ट के दौरान फोटान की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, संघट्ट के दौरान फोटान की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, यद्यपि फोटान का अवशोषण या नए फोटान का उत्सर्जन कण कर सकता है। यद्यपि कण फोटान का अवशोषण या नए फोटान का उत्सर्जन कर सकता है। तो संघट्ट के दौरान फोटान का संघट्ट प्रत्यास्थ होने के कारण ऊर्जा और संवेग नियत होगा, लेकिन फोटान की संख्या नियत नहीं होगा। हो सकता है कि फोटान की संख्या बढ़ गया हो अगर कण ने नए फोटान का उत्सर्जन कर दिया हो, और हो सकता है फोटान की संख्या घट गया हो अगर कण ने फोटान का अवशोषण कर लिया होगा। अब लास्ट पॉइंट आप सुनिए, यह पॉइंट आप पहले से जानते हैं। पृष्ठ पर जो आपतित फोटान का ऊर्जा होता है यह दो भागों में बट जाता है। किसी भी पृष्ठ पर आपतित फोटान की संख्या, आपतित फोटान की ऊर्जा दो भागों में बट जाता है। सबसे पहले जो फोटान होगा वह धातु को कार्यफलन बराबर ऊर्जा प्रदान करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। इसके बाद जो ऊर्जा बचेगा उसे इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में ग्रहण करेगा। किसी भी धातु के पृष्ठ पर जो गिरने वाले फोटान की ऊर्जा होगा वह दो भागों में बटेगा। धातु कार्यफलन लेके पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, उसके बाद जो ऊर्जा बचेगा उसे इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर लेगा। पृष्ठ पर गिरने वाले फोटान की ऊर्जा दो भागों में बढ़ता है। सबसे पहले फोटान धातु को कार्यफलन बराबर ऊर्जा प्रदान करके मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। इसके बाद अगर फोटान के पास ऊर्जा बचेगा तो उसे इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर लेगा। तो यहां से निकल के आया h बराबर W प्लस के, या K बराबर h माइनस W, और K को हम लोग लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv²। तो इसके बाद मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे हाफ mv² बराबर h माइनस W, और इन्हीं दोनों समीकरण को
आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण कहते हैं। इसको भी आप कह सकते हैं अभी प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण है, या गतिज ऊर्जा का आप फार्मूला लिख दीजिए, ज्यादा आपको यही दिखाई देगा। इसी को प्रूव करने के लिए पूछेगा तो यह भी हो गया आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण। फोटॉन का ऊर्जा दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो एच न्यू बराबर डब्ल्यू प्लस के बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू। यह आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण है। आप चाहिए के का फार्मूला रखिए, गतिज ऊर्जा होता हाफ mv², और इसे भी आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण कहते हैं। तो आप लिखिए, लास्ट पॉइंट लिखिए, पृष्ठ पर आपतित फोटॉन की ऊर्जा, पृष्ठ पर आपतित फोटॉन की ऊर्जा दो भागों में बट जाती है। पृष्ठ पर आपतित फोटॉन की ऊर्जा दो भागों में बट जाती है। पहला आप लिखिएगा कार्यफलन के रूप में, दूसरा लिख लीजिएगा गतिज ऊर्जा के रूप में। पृष्ठ पर आपतित फोटॉन की ऊर्जा दो भागों में बट जाती है। पहला आप लिखिएगा कार्यफलन के रूप में, और दूसरा आप लिखिएगा गतिज ऊर्जा के रूप में। इसको अब आप छाप लीजिए यहाँ तक, और इसके नीचे लिखिएगा इसे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप छाप लीजिएगा, और इसके नीचे लिखिएगा इसे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण कहते हैं। तो इसको आप छाप लीजिए। तो इसे आप दोबारा सुन लीजिए, फिर यह टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसको आप तैयार कर लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पहला प्रायोरिटी इसी क्वेश्चन का होता है। तो क्वांटम सिद्धांत प्लांक ने दिया, और आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का अध्ययन करके प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किया और एक समीकरण दिया। इसी समीकरण को प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण कहते हैं। क्या बताया? पहला पॉइंट फोटॉन के बारे में बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलेगा, और इन पैकेट या बंडल का नाम फोटॉन होगा। दूसरे पॉइंट में फोटॉन का ऊर्जा बताया कि फोटॉन का ऊर्जा एच न्यू होगा। तीसरे पॉइंट में फोटॉन का संवेग बताया कि फोटॉन का संवेग E/c या h/c या h/λ होगा। चौथे पॉइंट बताया कि अगर फोटॉन रुका हुआ होगा तो फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होगा। अगर फोटॉन गति कर रहा होगा तो फोटॉन का गतिक द्रव्यमान E/c² होगा। फोटॉन पर कोई आवेश नहीं होता, फोटॉन विद्युत उदासीन होता है, इसी कारण से यह वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होगा। फोटॉन किसी भी पार्टिकल से प्रत्यास्थ संघट्ट करता है तो इसकी गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों नियत होगा। फोटॉन के संख्या में परिवर्तन हो सकता है, कण ने फोटॉन का अवशोषण कर लिया हो तो फोटॉन घट जाएगा, और अगर कण फोटॉन का उत्सर्जन करेगा तो फोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी। किसी भी पृष्ठ पर गिरने वाले फोटॉन की ऊर्जा दो भागों में बटेगा। सबसे पहले फोटॉन कार्यफलन बराबर ऊर्जा प्रदान करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, फिर जो ऊर्जा बच जाएगा उसे इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में ग्रहण करेगा। तो यहाँ से निकल गया एच न्यू बराबर डब्ल्यू प्लस के, तो के बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू। गतिज ऊर्जा होता है
हाफ mv² बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू, और इसी समीकरण को आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण कहते हैं। तो यह भी टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद थियरी के लिए एक लेक्चर और एक लेक्चर न्यूमेरिकल का, माने टोटल 2 लेक्चर में यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में भी 2 लेक्चर आपको और मिलेंगे।